हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसका मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ। सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज 1498 में। वास्को डी गामा ने कालीकट यानी कि केरला के कोस्ट पर लैंड किया और उसके साथ ही यूरोप और इंडिया के बीच समुद्रिक रास्ता जो था वो ओपन हो गया। पोर्तुगीज ने अर्ली डोमिनेंस बनाया, गोवा, दीव, दमन जैसी टेरिटोरीज को ऑक्यूपाई किया, ट्रेड पे मोनोपोली बनाई, कार्टे सिस्टम लगाया जिसमें दूसरी शिप्स को लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी एग्रेसिव रिलीजियस पॉलिसीज और लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते उनका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1602 में होता है। इनका मेन फोकस था स्पाइस ट्रेड, स्पेशली इन इंडोनेशिया एंड मलाया आर्चिपेलागो। इंडिया में इन्होंने सूरत, पुलिकट और कोचीन जैसे प्लेसेस पर फैक्ट्रीज बनाई। लेकिन जब उन्हें लगा कि भारत में ज्यादा कंपटीशन है और प्रॉफिट कम है, ये उन्हें लगा, तो उन्होंने इंडिया में इंटरेस्ट कम कर दिया और इंडोनेशिया पर ज्यादा फोकस किया। फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 1600 में होता है और कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में गुजरात के सूरत पे लैंड करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होने के बाद वो सूरत, फिर मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेंटर्स वो बनाते हैं। ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी स्टार्ट किया और वहीं बना उनका इंपीरियल गेम चेंजर। बाकी यूरोपियन पावर्स के मुकाबले ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री, डिप्लोमेसी और फाइनेंस तीनों को काफी अच्छे से यूज किया और एंड में उन्होंने कॉलोनियल रूल को एस्टैब्लिश किया। फिर आते हैं डेनिस। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1616 में और उन्होंने अपना बेस बनाया ट्रंकेबार, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड था, और यहाँ पे उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया जिसे डैंसबर्ग बोला जाता है। लेकिन डेन्स का जो इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था। नीदर लार्ज आर्मी नॉर सीरियस पॉलिटिकल एम्बिशन। इवेंचुअली उन्होंने अपना इंडियन सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को बेच दिया। अब जब तक ये सारी पावर्स इंडिया में अपना बेस बना चुके थे, फ्रेंच अभी तक प्लानिंग करने में ही लगे हुए थे। तो आइए अब समझते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, उनकी लेट एंट्री, उनके एम्बिशंस और भारत में उनका पहला कदम। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि देखो, सबसे पहले कौन आते हैं? पोर्तुगीज 1498 में, फिर डच 1602 में कंपनी स्टैब्लिश होती है। ब्रिटिशर्स कब आते हैं? 1608 में। डेनिस कब आते हैं? 1616 में। अब फ्रेंच जो है, फ्रेंच अराइवल जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो रहा है? तो 1664 में। यानी सबसे लेट कौन सी यूरोपियन कंपनी बन रही है? तो वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो 1664 में जब लुई 14 का समय था, तो उस समय देखो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम है कॉलबर्ट। राजा कौन था उस समय? तो राजा था लुई 14। और इस कंपनी को बनाया गया और कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उनका फ्रेंच नेम है, इसको जरूरत नहीं है आपको ध्यान में रखने का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1664 में। जो मिनिस्टर था, काफी एम्बिशियस मिनिस्टर था, उसका नाम था कॉलबर्ट। ये जो कंपनी बनी, इसको 50 साल की मोनोपोली प्रोवाइड की गई इंडियन और पैसिफिक ओशियन में। यानी कि इनके पास एकाधिकार, लगभग एक तरीके का एकाधिकार था कि ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जाके ट्रेड कर सके। साथ ही साथ इनको बोला गया केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे एरियाज में भी जाकर आप लोगों को ट्रेड करना है, वहां पे कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर का लोकेशन आप लोग देख लो, ये अफ्रीका है और यहाँ पे अफ्रीका के बगल में है मेडागास्कर। क्लियर? तो अब देखो 1664 में जब लुई 14 के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो उनका एम सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। फ्रांस के कोलबर्ट जैसे विजनरीज ये चाहते थे कि फ्रांस एक पावरफुल ग्लोबल ट्रेडिंग एम्पायर बनाए जिसमें इंडियन ओशियन का पूरा नेटवर्क इंक्लूडेड हो। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के पास एक बड़ा आइलैंड है। इसको फ्रेंच ने स्ट्रेटेजिक नेवल बेस और एग्रीकल्चर कॉलोनी बनाने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे मेडागास्कर में, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? तो टोटल फेलियर, नो लास्टिंग गेन्स। यानी यहाँ पे वो पूरी तरीके से मेडागास्कर में फेल हो गए। तो उसका रीजन क्या था?
तो रीजन देखो आप, हार्श ज्योग्राफी एंड आइसोलेशन, ये मेडागास्कर की बात हो रही है, अभी इंडिया में एंट्री नहीं हुई है। डिजीज एंड क्लाइमेट, रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल ट्राइब्स, नो इमीडिएट प्रॉफिट। यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो मेडागास्कर का जो टेरेन था वो रग्ड और रिमोट था। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल था। फ्रेंच सेटलर्स को लोकल डिजीज भी हो गई और लोकल डिजीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई, स्पेशली मलेरिया और ट्रॉपिकल फीवर्स। क्लाइमेट भी उनके लिए अनफेमिलियर और होस्टाइल था। साथ ही साथ जो लोकल ट्राइब्स थी उनसे भी उनको विरोध था, यानी उन्होंने विरोध किया इन फ्रेंच का। मेलागासी जो एक ट्राइब है वहां की, मेलागासी, ये ट्राइब है आपको मेडागास्कर की, इन्होंने फ्रेंच को एक्सेप्ट नहीं किया। कांस्टेंट अटैक्स, रेड्स और लोकल रेजिस्टेंस के कारण उनका होल्ड, यानी कि फ्रेंच का जो होल्ड था वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाया। साथ ही साथ इनको इमीडिएट प्रॉफिट भी नहीं मिला। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मेडागास्कर से कोई भी डायरेक्ट ट्रेड बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ना स्पाइसेस, ना मिनरल्स, ना ही कोई मेजर एक्सपोर्ट आइटम। तो फ्रेंच ने मेडागास्कर में काफी इन्वेस्टमेंट किया था, मैन, मनी एंड मटेरियल्स, लेकिन सब कुछ वेस्ट चला गया। कॉलोनियल सेटलमेंट कोलैप्स हो गया और फ्रेंच ने फोकस अब शिफ्ट किया इंडिया की तरफ। तो फ्रेंच फेलियर इन मेडागास्कर proves that early colonial dreams were not easy. Environment, disease, resistance and poor planning, इन सब ने फ्रेंच को वहां से रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। तो ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करें यहाँ पे, तो मेडागास्कर में जो फेलियर था, यानी फ्रेंच कंपनी ने अपना काफी सारा पैसा और रिसोर्सेस मेडागास्कर के कॉलोनी को डेवलप करने में लगा दिया था, लेकिन वो पूरी तरह फेल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट और रेसिस्टेंस की वजह से मेडागास्कर प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब ये लोग एंट्री करेंगे अपने देश भारत में। तो देखो 1667 में फ्रांसिस कैरोन नाम का एक पर्सन है। यह पहले देखो, फ्रांसिस कैरोन ये कोई फ्रेंच पर्सन नहीं है, यह एक डच ऑफिसर था जिसने पहले वीओसी के लिए काम किया था। वीओसी का मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने पहले इसको पढ़ा है। तो ये डच ऑफिसर था फ्रैंकिस कैरोन, फ्रैंकोइस कैरोन। तो इसने पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था, इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो अब इन लोगों ने मिलकर, फ्रेंच के साथ मिलकर इसने भारत का रुख किया और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये फ्रेंच प्रेजेंस का रियल शुरुआत जो है इंडिया में 1667 से होता है। फिर उसके बाद टाइम आता है 1669। तो एक पर्सन था कैरोन। तो कैरोन के साथ एक पर्शियन व्यक्ति आया, यानी कैरोन तो एक नॉर्मल पर्सन हो गया आपको फ्रेंच का, और उसके साथ एक पर्शियन आता है व्यक्ति जिसका नाम था मरकरा। इसने सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से परमिशन लेकर, कहां से परमिशन लिया? तो गोलकोंडा के सुल्तान से। किसने? तो मरकरा और कैरोन। तो इन दोनों ने मिलकर गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लिया और अपने व्यापार का बेस बनाना ये शुरू करते हैं। कहां से? तो मसूलीपट्टनम से। क्लियर? यानी कि 1667 में सूरत, 1669 में मसूलीपट्टनम। अब देखो, अब अगला टाइम आता है फैक्ट्री से रिलेटेड, वो है 1673। 1673 में फ्रेंच को एक और इंपॉर्टेंट सक्सेस मिला। जब मुगल सूबेदार था उस समय बंगाल का, कौन? तो शाइस्ता खां। इस समय 1673 में बंगाल का जो सूबेदार है वो कौन था? तो शाइस्ता खां। क्लियर? तो शाइस्ता खां ने फ्रेंच को कोलकाता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी। तो ये बंगाल रीजन में फ्रेंच का एक मेजर बेस बन गया, जिसका आगे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भारत में व्यापारिक प्रेजेंस की शुरुआत इनकी ऐसे होती है, जैसे ये देखो मैप के थ्रू, सूरत कब? 1667, मसूलीपट्टनम 1669, चंद्रनगर बंगाल में लोकेटेड कब? 1673। क्लियर? अब देखो, यानी सूरत में पहली फैक्ट्री बनती है, मसूलीपट्टनम जो है वो दूसरा मेजर सेंटर बनता है, और जो चंद्रनगर है या बंगाल में इनका एंट्री पॉइंट बनता है। और ये सब होता है 1664 के बाद, जब फ्रांस ने ऑफिशियली अपनी कंपनी बनाकर ट्रेड और टेरिटोरी दोनों का सपना देखा था। अब देखो, ये देखो चार्ट फॉर्मेट में आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया। 1667 सूरत,
मैप के थ्रू आपको लोकेशन बता दिया, चार्ट के थ्रू आप लोग यहाँ से देख सकते हो। 1669 मसूलीपट्टनम, 1673 चंद्रनागौर। क्लियर? अब देखो, अब ये जो फ्रेंच है इनका की ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ है इंडिया में, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस था वो था आपको पौंडीचेरी। ये नीचे वाला रीजन जो है ये कराईकल है, तो पौंडीचेरी में इनका मेन बेस था। फ्रेंच का मेन बेस क्या था, तो पौंडीचेरी। तो ये वही जगह थी जहां फ्रेंच ने अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर को एक्सपैंड करना शुरू किया था। इससे हम फ्रेंच रूल का नर्व सेंटर भी कह सकते हैं। किसको, तो पौंडीचेरी को, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1674 में। लेकिन उससे पहले 1673 में शेर खान लोदी, जो कि बीजापुर सल्तनत के अंदर कालीकोंडापुर का गवर्नर था। यानी शेर खान लोदी कौन था, तो ये कालीकोंडापुर का गवर्नर था, लेकिन बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत, इस कारण से इसको बीजापुर गवर्नर बोल रहे हैं। तो उसने फ्रेंच ऑफिसर फ्रैंकोइस मार्टिन को पौंडीचेरी में सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए एक जगह एलोकेट की। फ्रैंकोइस मार्टिन उस वक्त मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का डायरेक्टर था। क्लियर? यानी कि फ्रैंकोइस मार्टिन को ऑफर मिलता है, यानी कि उसे ग्रांट, एक परमिशन मिल जाती है कि वो अपना पौंडीचेरी में सेटलमेंट एस्टैब्लिश कर सके। और किसके थ्रू मिलता है, तो शेर खान लोदी के थ्रू। शेर खान लोदी कौन था, तो बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत कोलीकोंडापुर का ये गवर्नर था। तो फ्रैंकोइस मार्टिन इस समय क्या था, तो ये मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बनी थी 1669 में, उसका ये गवर्नर डायरेक्टर था। क्लियर? तो 1674 में, इसी ईयर में, फ्रैंकोइस मार्टिन को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना दिया जाता है। क्लियर? यानी फ्रैंकोइस मार्टिन अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है, और उसने पौंडीचेरी को फुल फ्लेज्ड फ्रेंच हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी। फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी को सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं बनाया, बल्कि इसने पौंडीचेरी को बहुत ही ज्यादा एक वेल प्लान्ड टाउनशिप की तरह इसने डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस और पोर्ट्स, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया। पौंडीचेरी धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पावरफुल और स्टेबल ट्रेड सेंटर बन गया। यहीं से उन्होंने कर्नाटिक रीजन में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिर्फ पौंडीचेरी तक ही बात सीमित नहीं थी। ठीक है, सिर्फ पौंडीचेरी तक ही बात सीमित नहीं थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के कोस्टल रीजन्स में भी कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे, जैसे माहे हो गया, कराईकल हो गया, बालासोर हो गया, कासिम बाजार हो गया। तो ये सब चार्ट के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि इनका लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग माहे के बारे में। इससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा के क्लियर कर देता हूं माइंड में। पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी ये रहा। माहे जो है ये वाला लोकेशन है, मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट है, ये बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूं। ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल तो माहे जो लोकेशन है ये मालाबार कोस्ट पे लोकेटेड था। फिर जो कराईकल है ये तमिलनाडु वाले रीजन में है, इसके ऊपर पौंडीचेरी था। बालासोर जो है ये उड़ीसा में था, और कासिम बाजार जो था ये मुर्शिदाबाद के समीप बंगाल में था। तो अब इस पे थोड़ा मोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं, हल्का सा प्रकाश डालते हैं इस पे हम। देखो माहे जो है यह मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड था, और यह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था स्पाइस ट्रेड के लिए। फ्रेंच ने यहाँ एक फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट भी बनाया था। फिर आता अगला ट्रेडिंग सेंटर कराईकल। यह तमिलनाडु कोस्ट पे लोकेटेड था। यह एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था तमिलनाडु एरिया में। यहाँ भी फ्रेंच ने अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जो कि पौंडीचेरी के साथ कोऑर्डिनेट करता था। फिर अगला लोकेशन है बालासोर। यह उड़ीसा कोस्ट पे लोकेटेड है। और बालासोर जो है यह, देखो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारा एक ही रीजन था, तो बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पे ये लोकेटेड था, बोल सकते हैं हम ये बात। प्रेजेंट में ये उड़ीसा है। तो उस समय बंगाल के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड था, और ये एक मिक्स्ड ट्रेडिंग जोन था। मिक्स ट्रेडिंग जोन था जहां फ्रेंच और इंग्लिश दोनों का प्रेजेंस था। फिर आता है कासिम बाजार। यह बंगाल में मुर्शिदाबाद के समीप है।
ये कासिम बाजार जो था यह बंगाल का एक रिच टेक्सटाइल रीजन था। फ्रेंच यहाँ से फाइन मुस्लिन और सिल्क का ट्रेड करते थे। ये बंगाल में उनका एक और मेजर बेस था, स्पेशली बिफोर द इंग्लिश टुक ओवर द पॉलिटिकल पावर। तो फाइनली वी कैन से दैट पौंडीचेरी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये फ्रेंच एम्बिशन का एक सिंबल था। फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी को एक स्ट्रेटेजिक बेस और कल्चरल सेंटर बनाया, जहां से फ्रेंच ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट का सपना देखा। अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अर्ली सेटबैक्स ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो एक चीज दिमाग में रखो, हमने पोर्तुगीज डिस्कस किया, पोर्तुगीज का डाउनफॉल देखा, डच डिस्कस किया, डच का डाउनफॉल देखा, डैनिश डिस्कस किया, डैनिश का डाउनफॉल देखा, फ्रेंच डिस्कस कर रहे हैं, इनका अर्ली सेटबैक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स का कहीं भी आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, वो हमेशा राइज ही कर रहे हैं। छोटी मोटी छिटपुट बैटलें तो होती रहती हैं, लेकिन वो हमेशा राइज कर रहे हैं। तो इस कारण से ब्रिटिशर जो थे वो 200 साल तक लगभग भारत में शासन करते हैं। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो अब तक हमने इस वीडियो में देखा कि पौंडीचेरी कैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। लेकिन सक्सेस का सफर हमेशा सीधा नहीं होता है, और फ्रेंच कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए समझते हैं उनके अर्ली सेटबैक्स जो उनके एक्सपेंशन में बड़ी रुकावट बन गए। तो सबसे पहला आता है डच फ्रेंच वॉर एंड फॉल ऑफ पौंडीचेरी 1693। क्लियर? सबसे पहला रीजन डच फ्रेंच वॉर एंड फॉल ऑफ पौंडीचेरी 1693। मैं जब आपको वीडियो पढ़ा रहा था प्रीवियस, तो उसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो वो फिर से यहाँ पे रोल में आता है। तो 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, उसके बाद इंग्लैंड और डच ये एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन गए थे। कौन? तो इंग्लैंड एंड डच, और एक साइड आपको हो जाएगा फ्रेंच, यानी एक अलायंस है डच और इंग्लैंड की, और एक तरफ है फ्रेंच। तो यहाँ पे डच फ्रेंच वार, यानी डच और फ्रेंच के बीच में वार हो रहा है, और अंग्रेज किसका सपोर्ट कर रहे हैं? तो डच का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे बैकग्राउंड है। 17वीं सेंचुरी के आखिरी दिनों में यूरोप में एक बड़ी लड़ाई छिड़ी थी, जिसका असर भारत तक महसूस किया गया। ये था 9 ईयर वॉर, जो कि 1688 से लेकर 1697 तक चला। इसमें फ्रांस का सामना हुआ डच रिपब्लिक और डच के नए अलाई इंग्लैंड से, यानी एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ डच और इंग्लैंड। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि यूरोप की लड़ाई का आखिरकार भारत से क्या लेना देना है। तो आप समझिए, जैसे ही यूरोप में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई, कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो था वो इंटेंस होते गया। तो डच ने फ्रेंच कॉलोनीज को टारगेट करना शुरू किया पूरी दुनिया में, और सबसे पहला निशाना बनता है पौंडीचेरी, जो उस वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था इंडिया में। 1693 में डच ने एक नेवल अटैक लॉन्च किया पौंडीचेरी पे। क्लियर? 1693 में डच ने एक नेवल अटैक लॉन्च किया पौंडीचेरी पे। फ्रेंच इस समय मिलिटरीली वीक हो चुका था, यानी इंडिया में ये वीक था मिलिटरीली, क्योंकि उनका फोकस यूरोप की लड़ाई पे था। डच ने तेजी से पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। कब? तो 1693 में। और इस अटैक के बाद फ्रेंच को अपना सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सेटलमेंट से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस पर कब्जा किसका हो गया? तो डच का। क्लियर? फिर 1697 में जाके ये जो 10 ईयर वॉर था, ये 1697 में खत्म होता है। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ राइसविक। ये कहाँ पे होती है? ये जो जगह है ना राइसविक, ये इंडिया में नहीं है, ये नीदरलैंड में है। क्लियर? तो नीदरलैंड में ये ट्रीटी होती है 1697 में, और इस ट्रीटी के तहत पौंडीचेरी ऑफिशियली फ्रेंच को वापस देने की बात की गई। लेकिन 1697 में ट्रीटी हुई है, तो पौंडीचेरी जो है कब मिलना चाहिए? तो 1697 में। लेकिन जो डच थे उन्होंने इजिली इस कब्जा को नहीं छोड़ा, यानी पौंडीचेरी को इजिली नहीं छोड़ा। उन्होंने और 2 साल तक पौंडीचेरी पर कंट्रोल बनाए रखा। मतलब कि 1699 तक पौंडीचेरी जो है वो पार्टिकुलरली डच के हाथ में ही रहा। फिर उसके बाद ये किसको मिलता है वापस? तो फ्रेंच को। क्लियर? अब देखो, अब अगला हम लोग देखते हैं रिवाइवल अंडर फ्रैंकोइस मार्टिन। देखो, अब
हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इनके अर्ली सेटबैक्स के बारे में, पूरा डाउनफॉल पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सेटबैक में एक पॉइंट आता है रिवाइवल का, तो इस पे हम लोग डिस्कशन अब देख रहे हैं। तो जब पौंडीचेरी इनको वापस मिल जाता है तो फ्रैंकोइस मार्टिन फिर से इसको रिबिल्ड करता है और इसको स्ट्रेंथन करता है, यानी फ्रेंच बेस था पहले से, तो इसको स्ट्रेंथन रिबिल्ड करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। फिर से वापस जो है पौंडीचेरी फ्रेंच सेटलमेंट का एक मेन बेस बन जाता है। लेकिन फिर से एक बड़ा झटका लगता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि यूरोप में फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, और ये था स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। ये 1701 से लेकर 1714 तक चला, और इसका असर फ्रेंच ट्रेड पर डायरेक्टली पड़ा। तो इस पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1700 में टॉपिक क्या है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। तो 1700 में स्पेन का जो किंग था चार्ल्स II, उसकी डेथ हो गई और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बना। अब सवाल ये था कि स्पेन का नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। ये देखो, यहां पे पोर्तुगल है, फिर यहां पे आपको स्पेन है। तो अब इस देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेन में, क्योंकि वहां यहां पे वार चल रहा है। यूरोप, ये सारा यूरोप है और यूरोप में ये है स्पेन। तो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन, तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो अब सवाल ये उठा कि स्पेन का नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। तो चार्ल्स II ने मरते टाइम अपने विल में लुई XIV के ग्रैंडसन फिलिप ऑफ एंजू को स्पेन का किंग डिक्लेयर किया था। यानी किसी स्पेन के पर्सन को नहीं किया था, बल्कि लुई XIV कहाँ का था, तो ये फ्रांस का था। तो फ्रांस के लुई XIV जो राजा था, उसके ग्रैंडसन को इसने अपने विल में बोला था कि वो राजा बनेगा। लेकिन इससे बाकी यूरोपियन पावर्स को डर था कि अगर फ्रांस और स्पेन सेम रॉयल फैमिली के अगर अंतर्गत आ गए, एक ही रॉयल फैमिली के अंदर आ गए, तो ये एक सुपर पावर बन जाएंगे जो बाकी यूरोपियंस के लिए एक थ्रेट होगा। इसलिए इंग्लैंड, डच रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और कुछ बाकी कंट्रीज ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ एक अलायंस बना ली। जब यूरोप में यह वार छिड़ी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फंडिंग और मिलिट्री सपोर्ट में दिक्कत आई। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा उनके इंडियन ट्रेड सेंटर पर। सूरत, मसूलीपट्टनम और बैंथम, सूरत, मसूलीपट्टनम और बैंथम जो थे, बैंथम जो है यह इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो बैंथम जैसे प्लेसेस में उन्हें फैक्ट्री जो थी वो बंद करनी पड़ी, अबेंडन करनी पड़ी। लोकल कंपटीशन जो था वो बहुत बढ़ गया। फ्रेंच कंपनी धीरे धीरे वीक होती चली गई। 1773 और 1714 के बीच में ये वार खत्म होती है, और इस ट्रीटी के तहत फिलिप V को स्पेन का किंग बना दिया गया। लेकिन फ्रांस और स्पेन को सेपरेटरी रूल्ड किंगडम बनाया गया विथ नो यूनिफिकेशन। तो ये कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं जिसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग सेंटर पर, उनके कंट्रोल के ऊपर। क्लियर। अब एक और अर्ली सेटबैक में इनका हम लोग देखते हैं। तो एक पॉइंट आता है डेथ ऑफ फ्रैंकोइस मार्टिन। जब वीडियो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें बार बार आ रहा है फ्रैंकोइस मार्टिन। तो ये जो था, ये जो मोमेंट है 1706 का, 31 दिसंबर 1706, ये एक इमोशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस था फ्रांसीसियो के लिए, फ्रेंच के लिए। फ्रैंकोइस मार्टिन, जिन्होंने पौंडीचेरी को ग्राउंड से उठाकर एक सेंटर बनाया था, उनका 31 दिसंबर 1706 को देहांत हो जाता है। उनकी मौत ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख डाला। क्यों? क्योंकि उस समय कंपनी थी, उसकी कंडीशन ऑलरेडी अनस्टेबल थी, और मार्टिन के जाने से ये कंपनी जो थी ये और ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक विजनरी लीडर को खो चुकी थी। तो ये थे वो सारे अर्ली सेटबैक्स जिन्होंने फ्रेंच एम्बिशन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले ही दौर में झटका दे दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये जो कहानी है इनके सेटबैक की, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगले फेज में एक और नाम आता है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जिसे नॉर्मली डुप्ले बोलते हैं। तो डुप्ले ने फ्रेंच को एक नया पॉलिटिकल मिशन के साथ रिवाइव किया। तो इसकी कहानी कर्नेटिक वॉर
के बैकड्रॉप में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।